असली रामदास काळे कहाँ है? मालूम नहीं साहब, मेरे को तो नकली रामदास काळे बनने का पैसा मिला था। किसने दिया था पैसा? गजानन ने? ओए साहब, ये गजानन किसके लिए काम करता है? माहिती नहीं साहब, मेरे को नहीं मालूम। बस वो लोग ने मेरे को बोला था कि मेरे को कुछ नहीं होगा। वो कोई वकील साहब है, वो सब संभाल लेगा सर। वकील? कौन वकील? सर मैं गजानन को पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन वो अपना घर छोड़ के कहीं भाग गया है। उसका मोबाइल भी बंद है और वो वकील विजय तांबट और उसकी पत्नी सुवर्णा तांबट, वो दोनों भी अपने बंगलों से कहीं भाग गए। वो दोनों वहां पर रेंट पर थे और अभी उन दोनों का फोन भी बंद है। कामदार, एक बात तो साफ है, इस प्लान में ये सभी लोग शामिल हैं। समझ में नहीं आ रहा ये मामला है क्या। विजय तांबट और उनकी पत्नी एक हफ्ते पहले यहाँ से चले गए। उठे गिले? कुछ बोल के गए कि कहाँ जा रहे? नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोले कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। सब एक एक करके गायब हो रहे हैं। इसके पहले कि वो ब्रोकर रमेश कामत गायब हो जाए, पता करो कि वो है कहाँ। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। रातों रात कहाँ गायब हो गए? ब्रोकर हो ना तुम उनके, कुछ तो बताया होगा। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग शहर छोड़ के जाने वाले। शायद कोर्ट में किसी को मालूम हो कि कहाँ गए हैं। छोटा मोटा वकील था साहब, अभी फिलहाल कोई केस भी लिस्टेड नहीं है उसके नाम। वैसे पहले वो पूना में काम करता था। अच्छा, अगर उसने कहीं और काम करना शुरू किया होगा तो खबर मिल सकती है उसके बारे में? आप नोटिस भेज दीजिए, मैं उसे सर्कुलेट करवा दूंगा। मैंने बस ये ज़मीन खरीदी है उनसे, बाकी उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सौदे के बाद भी उन्होंने कभी कांटेक्ट किया आपसे? नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली सर मेरा सर घूम रहा है। जब से वो ज़मीन खरीदी है एक के बाद एक लफड़ा हो ही रहा है। साहब मैं तो पहले से बोल रहा था, बड़ा झोल है। रामदास बाबू हमेशा कहता था बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी तभी वो ज़मीन बेचेगा। गणेश काळे आता बग, इस जुर्म की कबर खोद के रखूंगा। जहां से शुरुआत हुई थी ना, वहीं से। गजानन राजपुरे ने अपने रिश्तेदार महेश राजपुरे का इस्तेमाल करके ये डील करवाई। फिर गजानन ने ये जमीन बेची सुवर्णा तांबट को और विटनेस जयदेव कुमार। और अब सबके सब लापता हैं, सबके फोन भी बंद है। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सुवर्ण तांबट का डेथ सर्टिफिकेट बीच में कहां से आ गया? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे का है सर, कोरेगांव पार्क की शमशान भूमि से मिला था। एक मिनट सर। सुवर्णा तांबट। सुवर्ण विजय तांबट 123 विद्या कॉलोनी कोथरूड पुणे। सर इस अंतिम संस्कार का भी एक गवाह है, मुकेश यादव। मतलब सच में किसी का तो अंतिम संस्कार हुआ है। ये केस जितना दिखता है उससे कई ज्यादा गहरा और सीरियस है। ये केस अब और भी गहरा होता जा रहा था। विजय तांबट की पत्नी सुवर्णा तांबट के नाम पर एक औरत का अंतिम संस्कार किया गया था और दूसरी तरफ था रामदास काले, जो अब भी गुमशुदा था। जमीन हड़पने के इस मामले के साथ साथ अब एक मर्डर का केस भी सामने आ रहा था। सर हम तो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हमारे पड़ोस में शिरोडकर जी रहते हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं। आप उनसे जाकर पूछिए। हाँ याद है ना, वकील है, नाम है विजय तांबट। हाँ यही है विजय तांबट। उनकी पत्नी की डेथ हुई, उसके बाद चले गए यहाँ से। क्या यही है उनकी पत्नी? हाँ यही है, सुवर्णा।
लेकिन अब बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। मौत कैसी हुई थी उनकी? हार्ट अटैक हुआ था सब, मुझे याद है। मुकेश आया था यहाँ बताने के लिए। सुन के शौक लगा साहब, वो 40-42 साल की होगी। फिर विजय तांबट अपने बेटे के साथ यहाँ से चले गए। उनका एक बेटा भी था? हाँ, हालांकि तब वो यहाँ नहीं था जब उसकी माँ की मौत हुई। उस वक्त कहाँ था वो? पता नहीं साहब, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हुआ क्या है? शिरोडकर जी, सुवर्णा तांबट जिंदा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर सुवर्णा तांबट जिंदा है तो उस दिन किसकी लाश का अंतिम संस्कार किया था? क्या बात कर रहे हैं साहब? हाँ गोविंद बोल, कोई खबर? साहब वो जयदेव कुमार यहीं है। नासिक में? हो साहब, एक चोल में रहता है, मैंने उस पर नजर रखी है साहब। बात समझ में नहीं आ रही, कोई वकील अपने बीवी को मरा हुआ क्यों साबित करना चाहता है? कोई लफड़ा होगा सर, जिस पे पर्दा डालने के लिए सारा नाटक किया होगा। और फिर डेटाबेस से वो डेथ सर्टिफिकेट सब जगह सर्कुलेट हुआ होगा। वही नासिक के रजिस्टर ऑफिस गया जहाँ सुवर्ण तांबट के नाम पे जमीन। इस सुवर्ण तांबट की डिटेल कुंडली निकालो, जरूर कुछ तो चक्कर है, तभी तो उसके नाम का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है। वो ऊपर वाले कमरे में साहब, चलो। जयदेव, जयदेव रोक, पीछे से पकड़ो उसे। जयदेव कुमार, जो गजानन राजपुरे और सुवर्णा तांबट के बीच हुए जमीन के सौदे में गवाह था, उसी ने रामदास काले के लापता होने की गुत्थी खोली। यह एक बड़ा ही अजीबोगरीब और संगीन जुर्म था। अभी अगर तूने नौटंकी की और बोला कि तुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर ये बोलेगा। साहब मैं सब सच बता रहा है साहब। जब तक तू सच बोलेगा तब तक मेरा डंडा चुप रहेगा, वरना साहब मैं बताता हूँ साहब ये गजानन और रामदास काले दोस्त थे। रामदास ने उससे 3 लाख रुपया कर्जा लिया था साहब। काय रे रामदास, फोन का नाही उचलत? भाऊ बैलेंस नहीं है फोन मध्ये भाऊ। अरे येड़ा समझला इसका मला? इनकमिंग के लिए कौन सा बैलेंस लगता है रे? मैं क्या बोलूं, क्या करूं भाऊ? मेरा पैसा लौटा दे बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। भाऊ तुमको तो पता ही है मेरे को कौन सा रोग लगा है। इलाज के लिए पैसा पानी की तरह जा रहा है भाऊ। सारा काम धाम ठप है। प्रॉपर्टी के लिए भी कोई नया काम किए कितना दिन हो गया भाऊ। बहुत कमजोर हो गया हूँ भाऊ। हे भग रामदास, तेरी हालत में तरस खाकर मैंने तेरी मदद की थी। अरे 3 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है, और वो जो लेनदार मेरे घर पे आते हैं उनको क्या दूं मैं? थोड़ा और टाइम दे दो भाऊ। नहीं, अभी और नहीं। तू तेरी जमीन बेच डाल और मेरा कर्जा चुका दे बस। भाऊ मेरे अंदर अगर ताकत होती ना तो कब का जमीन बेच दिया होता। डॉक्टरों का चक्कर काटने से फुर्सत मिले तब तो ग्राहक ढूंढो जमीन बेचने का।
भाव मुझे 6 महीने का और टाइम दे दो। डॉक्टर ने बोला है मैं 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा। इतना टाइम मैं नहीं दे सकता, मेरे को जल्दी में जल्दी मेरा पैसा वापस चाहिए बस। तो फिर एक काम करो, वो जमीन तुम ही खरीद लो, अपना पैसा ले लो और बाकी का पैसा मुझे दे दो। कितने में बेचेगा जमीन? अभी बाजार भाव के हिसाब से 1.25 करोड़। 1.25 करोड़? टोका फिर लाएगा तुझा? इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? तो फिर मुझे टाइम दे दो भाऊ। गजानन मेरा दोस्त है, हमने मिलकर शिरडी में बहुत सौदे किए थे जमीन के, उसी ने मेरे को बताया। पक गया हूं, 1 साल से 3 लाख रुपया अटका पड़ा है साले के पास। प्यार से नहीं मानेगा तो मार से मानेगा। अरे मरे हुए को क्या मारूंगा, वो तो वैसे ही बीमार है। मेरे को किसी भी तरह से मेरा 3 लाख रुपया वापस मिल जाए बस। केस ठोक दे, अंदर करवा दे साले को। जोर जबरदस्ती करेगा तो पैसा निकलेगा। कैसे? मेरा और मेरे भाई का प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, तो मैं पुणे में एक वकील से मिला था। कौन वकील? विजय तांबट? हाँ वही। क्या रेट बोला है प्रॉपर्टी का उसने? 1 करोड़ के ऊपर बोल रहा है। जगह बहुत बड़ी है, पर मेरे को उससे क्या, मेरे को सिर्फ मेरा 3 लाख रुपया चाहिए बस। उस पर धोखाधड़ी का केस ठोक सकते हैं। केस कोर्ट में तो पहुंचेगा, लेकिन उसकी बीमारी ऐसी है कोर्ट उस पर तरस खाएगी। केस कोर्ट में खिंचता रहेगा। अगर इस बीच वो ऊपर चला गया तो नीचे केस बंद। तुम्हारा तो पैसा गया, मेरी फीस भी देनी पड़ेगी, तुम्हारा डबल नुकसान। तो मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह से मेरे 3 लाख रुपए दिलवा दीजिए बस। एक काम कर सकते हो, पैसा भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऊपर का जो भी बनेगा वो मेरा। कैसे? तो ये सारा प्लान विजय तांबट का था? हाँ साहब। ये आज बस रामदास। गजानन भाऊ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर ही पास में। काम क्या है भाऊ? मेरा पैसा वसूल करना है। रामदास, एक प्लॉट है, अगर तू बेचने में मेरी मदद करेगा तो मेरी तो चांदी हो जाएगी। तू भी अपना कट रख लेना। और हाँ, जो 3 लाख रुपया उधार दिया है ना, वो भी माफ। ये बाहर ही। भाऊ, प्लॉट किधर है? वो उधर, एकदम छान प्लॉट है। मेरे को कुछ नहीं करना है, आकर सिर्फ साइन करना है और रुपया ले जाना है। लफड़ा नहीं है ना भाऊ? नहीं नहीं, कोई लफड़ा नहीं। इसके लिए रामदास काले के नाम का बैंक अकाउंट खोलना होगा। उसी नाम की आईडी की जरूरत पड़ेगी प्लॉट के सौदे के टाइम।
बढ़िया। अब अगला प्लान, 2 महीने के बाद ये प्लॉट तुम मेरी पत्नी सुवर्णा को भेज दो। मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, जो तुम आपस में बांट लेना। यही मुकेश यादव है? हाँ साहब, ये विजय जी का असिस्टेंट था और यही गवाह था। मैं तो बस सुवर्णा जी और गजानंद के बीच के सौदे का गवाह था साहब। विजय तांबट ने अपनी पत्नी सुवर्ण तांबट का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसका खून किया था? मला माहित नहीं साहब, मैं तो बस इस सौदे में उसके साथ था। गजानन कुछ है? गजानन कहाँ है? साहब ये इधर नाशिक में। अरे साहेब गेलाय काय मी? अरे मैंने क्या हुआ क्या है? लेकिन काय झालं हो? हे का घेऊन चालले तुम्हाला? सर, अप्रैल 2010 में घाट में हमें एक लाश मिली थी। ये उसके पेपर्स है सर। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। सारे पुलिस स्टेशन में खबर दी थी, न्यूज़पेपर्स में भी खबर डाली थी। ऐसे कोई चूक सकता है। गणेश काळे से इसकी शिनाख्त करानी होगी। ओ साहब, यही है मेरा भाई रामदास काळे। अप्रैल 2010 में गजानन राजपुरे और जयदेव कुमार ने इसकी हत्या कर दी थी। तुम सही कह रहे थे, उन्हीं लोगों ने इसकी जमीन हत्या कर उसे बेच दिया था। काम बंद करो साइड पर। काय पनोती लागली आहे। विजय तांबट एक वकील ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। रामदास काले का खून करवाना, उसकी जमीन उसी के जैसे दिखने वाले आदमी के हाथों बिकवाना, फिर उस जमीन को अपनी पत्नी के नाम पर खरीदना और फाइनली उसी जमीन को किरण सालुंके के नाम पर बेचना। यह सब कुछ विजय तांबट ने ही प्लान किया था। लेकिन अब भी एक रहस्य खुलना बाकी था। वो औरत जिसका स्वर्णा के नाम पर अंतिम संस्कार किया गया था, वो आखिर कौन थी? सर ये सुवर्णा तांबट कानपुर से है। ये वहां पर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती थी। – 2009 में स्कीम का भंडा फूट गया, पुलिस को उसकी तलाश थी। ये सुवर्ण तांबट भी 420 लगती है। जी हाँ सर, और नवंबर 2010 में फ्रॉड इन्वेस्टमेंट केस की फाइल भी बंद कर दी गई। इसलिए किया गया था उसकी मौत का नाटक, ताकि उसके खिलाफ ये जो केस चल रहा है वो बंद हो जाए। जी हाँ सर, एक बात और, ये जाली डेथ सर्टिफिकेट खुद विजय तांबट ने कानपुर पुलिस को भेजा था। जी हाँ, हमने स्वर्णा तांबट के खिलाफ वारंट जारी किया हुआ था। पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया, लेकिन नवंबर 2010 में उसके पति ने डेथ सर्टिफिकेट भेजा। थैंक यू श्रीवास्तव साहब। अगर हमें कुछ और डिटेल्स की जरूरत हुई तो मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। सारा प्लान उसने बनाया, गजानन को रामदास का खून करने के लिए भड़काया ताकि उसकी जमीन पे वो कब्जा कर सके, और खुद की बीवी का क्रिमिनल केस बंद करवाने के लिए भी उसने किसी के मर्डर का प्लान किया होगा। और जो उसने पुणे में किया होगा, हो सकता है कि वो भी कोई गुमशुदा औरत हो। सुवर्णा का जो फोटो कानपुर से आया है, उस फोटो को स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में फैक्स करवा दो, महाराष्ट्र के बाहर भी भिजवा दो।
सर, ये 2010 का केस है जो अभी तक अनसॉल्व है। निर्मला वाघ, उम्र 48। सर, निर्मला वाघ मेरी आई, वो प्रॉपर्टी के मामले को लेकर बहुत परेशान थी। ये मिसिंग कंप्लेंट उसकी बेटी शालिनी ने फाइल की थी। शालिनी? जी हाँ, मैं ही हूँ शालिनी। मेरे आई का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? कहीं मिली वो आपको? जी नहीं। फिर आप यहाँ कुछ बताने आए हैं? आप किसी विजय तांबट नाम के आदमी को जानती है? विजय तांबट? हाँ, वो आई के वकील थे। आई जब लापता हुई तो मैं उनसे मिलने भी गई थी। नहीं शालिनी, निर्मला जी तो यहाँ आई नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो एक हफ्ते से घर नहीं आई है, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं है। पता नहीं आई कहाँ चली गई। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आखिरी बार जब मैं उनसे मिला था तब मैंने उनसे तुम्हारे बाबा यानी उनके एक्स हस्बैंड से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की थी, लेकिन उसके बाद वापस वो आई नहीं। ये 20 नवंबर की बात है। 21 नवंबर को मैंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने मेरे बाबा को भी बुलाया था आई के बारे में पूछताछ के लिए। क्या हुआ मेरे आई के साथ? आप ये अचानक विजय तांबट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि विजय तांबट और तुम्हारे आई के बीच क्या संबंध थे। मतलब? कानपुर में विजय तांबट के बीवी के खिलाफ केस चल रहा था। उसे बंद करने के लिए विजय तांबट ने अपनी बीवी के मौत का नाटक किया। हमें शक है कि शायद इसीलिए विजय तांबट ने तुम्हारे आई की हत्या की होगी। और मैं सारे वक्त अपने बाबा को ही गुनहगार मानती रही। शीला, शीला, क्या हुआ? हे भग, अगर देवा, ये तो बता रहा था कि वकील है, वांटेड क्रिमिनल निकला। अब क्या करे? हमने तो इसे किराए पे घर दिया है। वाह बहू बेटा वाह, अखबार के साथ इलायची वाली गरम चाय मिल जाए ना तो मुझे बहुत मजा आता है। वाह वाह वाह। सुवर्ण, ये देखो। हम लोग ने जानबूझकर नहीं किया। तो क्यों किया? क्योंकि आपने कहा। मैंने कब कहा? दादाजी, आपने तो कहा था ना कि घर में खेलो, बाहर मत जाओ। विजय, अब हम कहाँ जाएंगे? सर, मुंबई पुलिस उनके घर पहुंच रही है। सर, मैं रमाकांत देसाई हूँ। मेरा फ्लैट यहाँ 3rd फ्लोर पे ही है। वो दोनों यहीं रह रहे हैं। विजय, बाहर पुलिस है।
उसका डर था वही हो गया। रमाकांत भाई ने अखबार में पढ़ लिया होगा। क्या हुआ मम्मी, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? कौन है बाहर? तुम्हारे हर जुर्म का काला चिट्टा है मेरे पास, सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ। रामदास काले, इसका खून करके इसकी जमीन हथियाने का प्लान तुम्हारा था। गजानन और जयदेव को यह प्लान तुमने समझाया था। हमें शक है कि जिस औरत का तुमने अपनी बीवी के नाम पे अंतिम संस्कार किया था, उसका खून भी तुम्ही ने किया है। निर्मला वाघ, कुछ याद आया? हेलो, विजय तांबट बोल रहे हैं। आप कौन? मैं कानपुर पुलिस से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। कानपुर पुलिस से फोन था। हाँ, हमें इस चक्कर से निकलना होगा। आखिर कब तक हम हमारे मोबाइल नंबर और ठिकाने बदलते रहेंगे? कोई तो रास्ता निकालना होगा। इस केस को ठिकाने लगाना होगा। Come in। अरे निर्मला जी आइए। विजय जी, और कितना समय लगेगा केस को दर्ज कराने के लिए? निर्मला जी देखिए, आखिर वो आपके पति थे। मेरी सलाह तो ये होगी कि आप दोनों कोर्ट के बाहर समझौता कर लो। नहीं करना है मुझे उससे समझौता, वो मुझे फूटी कौड़ी नहीं देगा। क्या इस सिलसिले में मैं उनसे या उनके वकील से बात करूं? और मुझे समझौता नहीं जमा तो? फिर तो कोर्ट का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि पहले हमें कानूनी चक्कर से हटकर कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं कुछ हुआ तो करेंगे तैयारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। मुझे जमीन जायदाद पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसे सबक सिखाना है। मेरी जिंदगी हराम कर दी है उसने मेरी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि कभी कभी सोचती हूँ कि मैं जिंदा हूं तो किस लिए, लेकिन मुझे जिंदा रहना है तो सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए। ठीक है, हम अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक मैं आपके पति या उनके वकील से मीटिंग करने की कोशिश करता हूं। और जमता है तो ठीक है, ये तो कोर्ट जाएंगे। बड़ी परेशान है, कई दिनों तक घर पर नहीं जाती, भटकती रहती है। एक बेटी है उसकी जो खबर रखती है, नहीं तो उसका दुनिया में कोई भी नहीं। अगर उसकी बेटी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। रामदास काले के बारे में अब तक पता चला। बस एक ही झटके में तुम्हारे खिलाफ सारे केस रफा दफा हो जाएंगे। अगले हफ्ते ऑफिस आ रही है। सर, मौत की वजह हार्ट अटैक लिखी हुई है। चलेगा, उन्हें सर्टिफिकेट से मतलब है, मौत की वजह से नहीं। वो 2 बजे आएगी। मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। मैं उन्हें बातों में उलझाए रखूंगा। तुम फाइल देने के बहाने अंदर आ जाना, फिर तुम्हें पता है क्या करना है। निर्मला जी, आप सही थे, हमें कोर्ट जाना चाहिए। ये केस आप ही जीतेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ। कम इन। हाँ मुकेश। सर, ये कुछ फाइल्स नहीं आई हैं। उस कबर्ड में रख दो। जी सर। हाँ तो निर्मला जी, मैं पिटीशन तैयार करके आपके पास भेज दूंगा। अगले हफ्ते तक पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देंगे।
स्ट्रेंज, आप एक वकील हो और आप भी एक पढ़ी लिखी औरत हो, इसके बावजूद आप दोनों ने जुर्म का रास्ता अपना लिया। खुद के ऐशो आराम के लिए धोखाधड़ी और खून करने से भी बाज नहीं आए। एक बच्चे के मां बाप हो तुम दोनों। पता नहीं क्या होगा। वो लोग तो पकड़े गए, लेकिन रामदास भाऊ की जमीन का क्या होगा पता नहीं। मुझे हमेशा लगा कि आई पागल हो गई या फिर बाबा आपने कुछ। मुझे पता है बेटा, तुझे लगा कि मैंने ही तेरी आई के साथ कुछ कर दिया है। ये बात सच है, हमारी आपस में कभी बनी नहीं, एक दूसरे को तकलीफ ही दी है। लेकिन बेटा मैं ऐसा कुछ करने की सोच ही नहीं सकता हूं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वकील और उसकी बीवी इतने बड़े अपराधी और खूनी निकलेंगे। कितने शरीफ लगते थे। बनवाती का घड़ा साबित हुई है जमीन। जब से खरीदी है, एक के बाद एक अड़चन ही अड़चन। जमीन नहीं, सरदर्द खरीदा है, सरदर्द। गजानन और जयदेव को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए और 471 के तहत नकली दस्तावेज इस्तेमाल करने के लिए बुक किया गया है। विजय तांबट और स्वर्णा तांबट पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 120 बी के तहत गैर कानूनी साजिश के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 419 के तहत किसी और के नाम पर धोखाधड़ी करने, 420 के तहत धोखाधड़ी करने और 471 के तहत नकली दस्तावेज इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए। सभी मुजरिम इस वक्त न्यायिक हिरासत में। दो गुमशुदा लोग, रामदास काले और निर्मला वाघ, एक का खून उसकी जमीन हड़पने के लिए किया गया और दूसरे को एक जाली डेथ सर्टिफिकेट का फ्रॉड करने के लिए मार डाला गया। अगर गणेश काले अपने भाई रामदास काले की फिक्र में उसकी जमीन पर लगातार नजर नहीं रखता, पुलिस को इस जालसाजी के बारे में ना बताता, तो यह जुर्म कभी सामने ही नहीं आता। और विजय और सुवर्णा तांबट न जाने कितने लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाते रहते। इस केस से जो बात सामने आती है वो ये है कि किसी और की पहचान को अपना बनाना, फेक आइडेंटिटी बनाना कितना आसान है। फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल से करोड़ों की जमीन हथियाना कितना आसान है। यहाँ तक कि एक मुजरिम के लिए किसी का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है आधार कार्ड, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह चुका है कि वो एक अनिवार्य पहचान पत्र नहीं है, क्योंकि ये पता होने के बावजूद भी कि उसके लिए बायोमेट्रिक्स और बहुत मिनट डिटेलिंग की जरूरत है, लोगों का आधार कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया में काफी सारी लापरवाहियां बरती गई थी। बहुत सी रोजगार गारंटी योजनाओं में ऐसे फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करके बहुत से लोग सरकारी पैसा लूट लेते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों की पहचान भी इस्तेमाल की जा रही है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सारे नियम कानून, सारी प्रक्रिया अपनी जगह सही है, हमें सिर्फ उसे मजबूत और कड़ा बनाने की जरूरत है। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी होने के हिसाब से सभी लोगों की जानकारी जमा करना और उसे मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। हम जो तरीके अपनाते हैं उसकी वजह से पूरी क्रिया अनियमित रहती है, क्योंकि पब्लिक सिस्टम के सभी क्षेत्रों को घोटालों और घूसखोरी ने इतना दूषित कर दिया है कि ये समझ में नहीं आता है कि ये अनियमित क्रिया अनजाने में बढ़ रही है या फिर जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। झूठी आइडेंटिटी के साथ बोगस वोटिंग करना और करने के लिए प्रोत्साहित करना भी जुर्म है। अगले हफ्ते एक नए जुर्म, एक नए केस को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हम जुर्म को छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन जुर्म अपने कुछ निशान छोड़ ही जाता है। जय